तो आज हम लोग ये पाठ 9 वित्तीय विवरणी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 उसका में जो क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 है कंट्रोल डिवाइस इंडिया के ऊपर बना हुआ है क्वेश्चन, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमने पहले से लिख लिया इसलिए क्योंकि इससे समय की बहुत बचत हो जाती है, नहीं तो लिखने में बहुत समय चला जाता है। तो जब भी आपको प्रश्न मिले, 11वां प्रश्न है ये, और ये पाठ 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 वाली जो किताब में उसमें है उसमें आपको मिलेगा ये। तो इसमें जब भी आपको सवाल मिलता है, पहला काम तो ये करना है कि आपको जो एडजस्टमेंट दिए होते हैं, जो समायोजनाएं दी होती हैं, उन सारी समायोजनाओं के लिए ट्रायल बैलेंस में कोई एक बिंदी या कुछ निशान लगा लिया करिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले व्यापार खाता और लाभ हानि खाता दोनों एक साथ बनाने की कोशिश किया करिए, जिससे आपका टाइम बचता है इससे। तो व्यापार खाते में इधर बार सिर्फ 3 ही एंट्री आती, विक्रय, विक्रय वापसी और अंतिम स्टॉक, और यहाँ पे प्रारंभिक स्टॉक, क्रय और वापसी। तो ये 3 एंट्रियां तो आपको दोनों तरफ की आपको याद होनी चाहिए। व्यापार खाते में ये लिख देना है, आपको खाली फिगर डालनी है। अब इसको छोड़ के जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि माल को लाने के लिए, माल को बनाने के लिए फैक्ट्री में, बेचने से पहले का जो भी खर्चा होगा माल का, वो सारा फैक्ट्री का खर्चा वगैरह सब यहाँ पर आता है। और माल के बनने के बाद व्यापार करने का जो खर्चा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट लाभ हानि खाते में चला जाता है। तो जो खर्चे डायरेक्ट वाले नहीं होते वो सब यहाँ पर आएंगे, ठीक है। हरास, मशीनों पे डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ यहीं पर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना, एक नियम रखना है, जो डेबिट के आइटम खर्चे वाले होते हैं वो या तो इस तरफ आते हैं, आपके नामे पक्ष में आते हैं, लाभ हानि खाता के नामे पक्ष में आते हैं, या फिर इस जगह पे आएंगे, व्यापार खाते के नामे में आएंगे, ठीक है। और व्यापार खाते के जमा में बस इतनी ही एंट्रियां होती, और एंट्रियां नहीं होती। और लाभ हानि खाता का जो जमा पक्ष होता है ये सब आय का होते हैं, आय या फायदे के लिए होते हैं, वो सब इधर वाला आते हैं, ठीक है। तो अब हम सवाल को एक सीरियल से करेंगे। तो पहला आहरण और पूंजी से कोई मतलब नहीं, हमने पहले क्रय को छांट के लिख दिया। क्रय और विक्रय, देखिए क्रय और विक्रय दोनों एक साथ दिए हुए हैं, मतलब आपको खुद समझना है कि कौन सा क्रय है और कौन सा विक्रय है। तो आपको ये पता होना चाहिए, परचेज हमेशा डेबिट साइड में होता है। तो परचेज की रकम देखिए नामे में आपने लिखी है ना, तो आपने ये 3 याद रखा है, ये 3 याद रखा है। तो परचेज डेबिट में होता है, इसीलिए डेबिट वाली रकम लिखिएगा, और सेल्स क्रेडिट में होता है तो क्रेडिट वाली रकम लिखी जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो वापसी लिखा हुआ है, इसमें जो माल वापस आया हुआ है, वापसी भी 2 तरफ लिखा हुआ है। जो माल की वापसी हुई है, वापसियां देखिए दोनों तरफ लिखी हैं। तो वापसी उल्टे तरफ होती है, माइनस के निशान से आती है ना, तो ये उल्टे तरफ होती है। यानी कि क्रय की वापसी तलपट में किधर होगा, क्रेडिट साइड वाला आइटम होगा। तो तलपट में क्रेडिट साइड वाला आइटम 1440 जो है वो क्रय की वापसी होगी, क्योंकि क्रय हमेशा डेबिट में रहता है, तो उसकी वापसी तलपट में क्रेडिट साइड में होती है। और विक्रय हमेशा क्रेडिट में होता है, जमा साइड पक्ष में होता है, तो इसकी वापसी तलपट के हमेशा नामे साइड में होती है। तो नामे वाली जो रकम है 2385 वाली जो रकम है वो हम लोग इधर लिखेंगे, और उसको विक्रय में से घटा के लिख दिया गया, यहाँ क्रय से घटा के लिख दिया गया है। अंतिम स्टॉक आपके पूरे सवाल के आखिर में समायोजना में दिया होता है, तो ये समायोजना से लिख दिया गया, ठीक है। अब हम लोग सारी एंट्रियों को देखेंगे, कौन सी डायरेक्ट है कौन सी इनडायरेक्ट है। जितनी डायरेक्ट खर्चे वो यहाँ लिखते जाएंगे, इनडायरेक्ट इधर लिखते जाएंगे। देखिए वेतन और कमीशन लिखा हुआ है, फिर दोनों तरफ फिगर लिखी है। तो वेतन जो डेबिट वाला आइटम है वो नामे वाला आइटम है, वो नामे में लिख दीजिए, और जो कमीशन जो उसमें दोनों साइड में तलपट में लिखा हुआ है ना, तो दूसरा वाला कमीशन का होगा, तो वो क्रेडिट साइड में, मैंने क्रेडिट को क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट को अपने डेबिट में लिख दिया, ठीक है। अब धुलाई 2700 थी तो धुलाई लिख दी गई।
फिर आपका आरंभिक स्टॉक, शुरू का स्टॉक देखिए लिखा हुआ है 42,300, तो 42,000 आरंभिक स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया, इसको कई नाम से बोलते हैं, तो आप ये लिख दीजिए अंतिम रहतिया, अंतिम स्टॉक, इस तरीके से इसको लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आया बीमा की किस्त, तो बीमा की किस्त, तो बीमा की किस्त हमने लिख दिया। फिर ब्याज लिखा हुआ था, और ब्याज देखिए क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो जो क्रेडिट का आइटम है वो हमेशा क्रेडिट में ही लिखा जाएगा, तो इसीलिए ब्याज को हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है। ठीक है, किराया व कर डेबिट में लिखा हुआ था, तो डेबिट में लिख दिया किराया व कर। मजदूरी 11,225 डेबिट में था, तो डेबिट में लिख दिया गया है। वापसियां मैंने आपको बताई दिया कि उल्टे तरफ लिखी होती है, क्रय की वापसी तलपट के क्रेडिट में होगी, और विक्रय की वापसी, विक्रय चूंकि क्रेडिट आइटम है तो इसकी वापसी डेबिट वाला आइटम होता है। ठीक है, बाह्य ढुलाई माने सामान को बाहर भेजने की ढुलाई, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता, सामान को लाने की जो ढुलाई होती है वो हमारा डायरेक्ट होता है, सामान को बाहर भेजने का जो खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट होता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ठीक है, तो ढुलाई आपने लिख दिया, बाह्य ढुलाई। फिर सामान्य व्यय 6,975 ये लिख दिए गए हैं। और चुंगी, चुंगी क्या होता है, सामान को लाते हैं तो वो शहर से पहले टैक्स लग जाता है, जो म्युनिसिपल वाले टैक्स लगा देते हैं, उसको ऑक्ट्रॉय भी बोलते हैं, और वही चुंगी कहलाता है। तो 530 रुपए, उसके बिना सामान आ ही नहीं सकता है आपका, तो इसलिए चुंगी यहाँ पे लगा दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद समायोजनाओं पे चलते हैं, तो ये सारी एंट्री इधर की हो गई, ये इधर की हो गई। अब समायोजना, पूंजी पर ब्याज का दर 10% है, मैंने पूंजी पर 10% ब्याज देना था, तो पूंजी जो है उस पर 10% हम लोगों ने ब्याज कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया है। ठीक है, आहरण पर ब्याज 5% है। देखिए, पूंजी पर हम ब्याज मालिक को देते हैं, और आहरण पे उनसे हम ब्याज लेते हैं, क्योंकि वो हमसे पहला पैसा पहले ही ले चुके हैं। तो यहाँ पे आहरण की रकम देखिए, पूंजी की रकम थी 67,500, तो 67,500 का 10% हो गया। आहरण की रकम दी हुई है यहाँ पे 19,530, कितनी दी हुई है, ऑन 19,530 लिखा हुआ है, तो इसका 5% ये निकाल करके रख दिया गया। ठीक है, इसका 5% ये हो गया। इसके बाद अगला एडजस्टमेंट, वो समायोजना क्या, मजदूरी के बकाया 50 रुपए है, मैंने मजदूरी के आपने दिए नहीं है, तो वो खर्चा इस बार के उसमें जुड़ जाएगा, और जुड़ करके वो रकम बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। फिर आपका बकाया वेतन 20 रुपया है, आपने दिया नहीं है 20 रुपए, तो वो भी बकाया वेतन जुड़ के ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जुड़ गया। अब और क्या एडजस्टमेंट बचे आपके, सीरियल से ही कर रहे हैं। मशीन पर 5% का प्रावधान, मतलब मशीन का 5% हिस्सा घिस गया, हरास हो गया, मैंने आपकी हानि हो गई है, तो वो खर्च हानि वाले साइड में, नामे वाले साइड में लिख दिया जाता है। हरास सभी यहाँ पर लिखे जाते हैं, क्योंकि उससे आपकी मशीनों की कीमतें कम हो जाती। अगर यही मशीन की कीमत में वृद्धि हो जाती तो वो इस साइड में आती, मशीन की कीमत में एप्रिसिएशन अगर हो जाता, डेप्रिसिएशन की जगह एप्रिसिएशन हो जाता, तो इस साइड में आता। हरास हुआ है तो हमने यहाँ पे, अगर मूल्य वृद्धि हो जाती तो इधर वाले लिख देते, तो 5% इसमें मशीन की पे निकाल दिया है। देनदार पर 5% की दर से प्रावधान करें, मैंने आपके जो देनदार है उनमें से 5% लोग ऐसे जो संदिग्ध है, तो ऐसे संदिग्ध ऋण जो नहीं पैसा देंगे, जो डाउटफुल है, संदिग्ध है, उनका 5%, तो डेटर्स का 5%, 36,000 है डेटर्स, तो उसका 5% हम लोगों ने निकाल दिया, ऑन 36,000 ये निकाल करके लिख दिया। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाले साइड का टोटल करके देखते कौन सा बड़ा है, तो हम लोगों ने टोटल किया तो देखा ये वाला बड़ा है, तो चूंकि ये बड़ा है तो बड़ा वाला साइड इधर लिख दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसको यहाँ से घटा के लिख दिया गया था, इसको जोड़ के लिख दिया गया। अब यहाँ तक के टोटल को इसमें से घटा देंगे हम लोग। घटाने के बाद में जो अंतर आया, यहाँ पे ये क्या है, ये अंतर वाली रकम है, जो अंतर आएगा, अंतर रकम जो है, अंतर वाली जो रकम आई वो रकम यहाँ पे लिख दी गई। क्योंकि अंतर इस साइड आया है तो क्या कहेंगे, सकल लाभ, और सकल लाभ आगे ले गए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए, तो इस साइड से जब ले जाएंगे तो दूसरे साइड इधर आ जाएगा, वो उल्टी तरफ जाके वो आ जाता है। लेजर का यही नियम है। ठीक है,
तो ये उधर चला जाएगा। तो इस तरीके से व्यापार खाता आपका पूरा हो गया। व्यापार खाता या लाभ हानि खाता पूरे साल भर का होता है, तो उसकी जब भी आप हेडिंग लिखेंगे आप लिखेंगे कंट्रोल डिवाइस इंडिया का व्यापार खाता 31/3 को समाप्त होने वाले वर्ष का, समाप्त होने वाले वर्ष का लिखेंगे। अगर पीएल बना रहे तो क्या लिखेंगे, कंट्रोल डिवाइस इंडिया का लाभ हानि खाता 31/3/17 को समाप्त होने वाले वर्ष का। ये पूरे साल भर का होता है, ठीक है। तो अब आपका ये प्रॉफिट इधर आ गया, ये 29,760 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और सारी ये रकम लिखी हुई थी, तो हम लोगों ने रफ में पहले यहाँ तक का टोटल कर लेंगे, इस जगह तक का टोटल कर लेंगे और इधर का भी टोटल कर लेंगे, देखेंगे कौन सा बड़ा है। क्योंकि ये वाला साइड बड़ा आ रहा था, ये वाला साइड बड़ा था, तो यही टोटल हमारा किधर चला गया, इधर चला गया। अब क्योंकि ये टोटल इधर आ गया है, तो जो डिफरेंस अंतर कहाँ पे आएगा, अंतर यहाँ पर आएगा। मतलब ये टोटल कम पड़ेगा आपका, यहाँ तक का टोटल कम पड़ जाएगा, तो अंतर यहाँ पे आ रहा है। तो जो अगर अंतर इधर आ गया है तो वो क्या होगा, हानि होती है। तो आप क्या लिखेंगे, निवल हानि पूंजी खाते में ले गए। तो ये पैसा कहाँ, पूंजी खाते में जाके पूंजी से घट जाएगा ये पैसा। तो ये हमको ध्यान में रखना है। इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी बना सकते हैं और ये बन गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग तुलना पत्र बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देंगे और फिर तुलना पत्र बना लेंगे। तो अब हम लोग बनाएंगे इसका तुलना पत्र बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में एक साइड दायित्व का होता है, एक साइड संपत्ति का होता है। संपत्तियां वो सारी आएंगी जो कि ट्रायल बैलेंस तलपट के आपके डेबिट में लिखी हुई थी, वो सारी फिगर जो कि खर्चा नहीं है। जो आप लाभ हानि खाते या व्यापार खाते में नहीं लिख चुके हैं उनको छोड़ के जो है, जो संपत्तियां हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। और इसमें ये अंतिम स्टॉक एडजस्टमेंट से आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये समायोजना वाली एंट्री है, इसको भूलिएगा नहीं। और जो क्रेडिट साइड के आइटम है वो यहाँ पर आते हैं अगर वो लाभ के नहीं हो। व्यापार खाते का तो पता ही है, 3 एंट्रियां होती हैं, विक्रय, विक्रय वापसी और रहतियां होती है, और दूसरा बाकी लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड पे होती है। तो अगर वहां पे नहीं है तो वो सब यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे पूंजी को समझ लीजिए, पूंजी पे बहुत अच्छा दिया हुआ, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया। तो सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड से पूंजी को लिया, उसके ऊपर जो ब्याज हमें देना था, मालिक को 10% ब्याज हमें देना है, तो वो ब्याज क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा 10%। ये एडजस्टमेंट था आपका, ये एडजस्टमेंट से आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका एडजस्टमेंट वाला हो गया, समायोजना वाला हो गया। फिर उसमें आहरण तलपट के डेबिट साइड में दिया हुआ है, तो डेबिट के आइटम को ये दायित्व वगैरह सारे कहाँ पे मिलते हैं, क्रेडिट साइड में मिलते हैं तलपट के। आपने नामे पक्ष की एक एंट्री को उठा के इधर वाल ले आए, तो क्रेडिट में जमा में ले आए, तो इसका साइड बदला है। क्योंकि साइड बदला इसलिए ये माइनस साइन में हो जाएगा, ये घट जाता है। मालिक ने इतने पैसे निकाल लिए तो उसके पैसे कम हो गए, उसकी पूंजी कम हो गई, ठीक है। अब मालिक ने जो पैसे लिए उस पे आपने ब्याज लगा दिया, आहरण पर ब्याज, आहरण पर आपने लगा दिया, तो ये मालिक से आप वसूलेंगे, तो ये भी आपका कट जाएगा। और ये भी कहां से आया, ये भी एडजस्टमेंट से आ रही है एंट्री, ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आय व्यय खाता बनाया था, लाभ हानि खाता बनाया था, उसमें आपने इतने रुपए का नुकसान लिखा, तो नुकसान से आपकी तो उससे क्या होता है, हानि की वजह से आपकी पूंजी कम हो गई, तो ये नेट फिगर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिए हमने क्रेडिट साइड के आइटम को उसके बाद हम लोगों ने क्रेडिट के आइटम को ही पहले ध्यान दिया है। तो पूंजी का हो गया, पूंजी के बाद क्रय विक्रय आप कर ही चुके थे क्रेडिट के आइटम को। क्रेडिट के आइटम में अब आपका बचा अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बचा हुआ है तो 24,660 ये रकम लिख दी गई है। उसके बाद लेनदार बच रहे थे, तो लेनदार आपने देनदार और लेनदार दोनों लिखे हैं। तो आप कैसे समझेंगे कौन सा किधर का है, तो जो डेबिट वाला, जो नामे वाला है, तो है जो डेबिट वाला है वो देनदार होते हैं, और जो क्रेडिट वाली होती है वो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो आप कौन सी फिगर यहाँ पे लिखेंगे, जो तलपट के क्रेडिट साइड नाम जमा पक्ष में लिखी हुई है वो लिखेंगे। लेनदार में कौन सी फिगर लिखी जाएगी, जो जमा पक्ष में, जो तलपट के जमा में, दोनों लिखी हुई है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइए। लेनदार दायित्व, क्रेडिट का आइटम इधर आता है और डेबिट के आइटम इधर आते हैं। तो यहाँ पे देनदार कौन सा होगा, ये तलपट में डेबिट में जमा नामे में लिखी होती है, ये नामे में लिखी होती है, तो ये नामे से उठा लीजिए। और ये कहाँ पे होती है, जमा साइड की होती है, तो ये जमा साइड से आप उठा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इनको यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। देनदार और लेनदार को छांट के लिख दिया गया है।
ठीक है। फिर सामान्य व्यय, चुंगी और विनियोग, विनियोग आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद एडजस्टमेंट में चलिए, जो आपने एक एक के बाद एंट्री करी, बने जो आपको देना बाकी है, मजदूरी आपने दिया नहीं है, वेतन आपने दिया नहीं है, तो ये जो पैसे आपने दिए नहीं है वो इस साल के खर्चे हैं, आपकी वो जिम्मेदारी है, इसलिए वो जिम्मेदारी दायित्व में आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद इन सबको जब जोड़ दिया तो ये टोटल आ गया। अब दूसरी तरफ जब चलते हैं हम लोग इसके दायित्व, इसके संपत्ति पक्ष की ओर, तो संपत्ति पक्ष में सबसे पहले एंट्री हम लोगों को मिल जाती है मशीन। तो मशीन 27,000 थी, 5% उसका हरास करना है, तो 5% उसका हरास कर दिया। ये आप एडजस्टमेंट में समायोजना में एक बार आप कर चुके हैं ये, तो अब ये उसकी दोबारा एंट्री हो रही। जो भी समायोजनाएं होती हैं उनकी दो जगह पे एंट्री करना जरूरी होता है, एक नामे पक्ष में जाती है, एक नामे में जाती है, और एक जमा में जाती है। समायोजनाएं जितनी भी होंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो जगह जरूर आपको करना है। और तो ये माइनस हो गया यहाँ से, और इसका मूल्य ये हो गया। फर्नीचर कितना दिया हुआ था यहाँ पर, फर्नीचर दिया हुआ था 6,750 रुपया, तो फर्नीचर लिख दिया गया। देनदार 36,000 था, इस पे 5% आपने क्या कर दिया था, प्रावधान, माने आप मान के चल रहे कि 5% पैसा नहीं मिलेगा, तो इतने देनदार आपके कम हो जाएंगे, तो ये कम कर दिया। और ये भी समायोजना वाला है, ये समायोजना से जो भी करते देनदार पे वो सब यहाँ लिखी जाती है। इसके ऊपर मैंने जो पहला वाला वीडियो डाला है उसमें हिंदी में, उसमें समय बेड डेट्स का बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, तो वो सारी चीजें आप फिर से एक बार देख करके कर सकते हैं। तीसरा वीडियो है, विनियोग लिख दिया गया और अंतिम स्टॉक, फिर इधर का टोटल कर दिया, ये कर दिया। अब दोनों अगर मैच हो गए तो आपका सवाल ओके हो गया। हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस का जो इसका जो वित्तीय विवरण का जो भाग 1 है, भाग 1 का सारा इंग्लिश में हम लोगों ने पहले ही सॉल्व करके लोड कर रखा है यूट्यूब में, तो आप वो सारे अगर चाहें तो भाग 1 के भी आप उसमें जा करके देख सकते हैं। साधारण इंग्लिश की भाषा में ही वो बोल के लिखा गया है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ सवाल आपके हिंदी में कर दिए हैं, बाकी के कुछ सवाल हम लोग देखते हैं, अगर हमारा सब्सक्रिप्शन हिंदी में ज्यादा आएगा तो हिंदी वाला करेंगे, और नहीं तो हम लोग इंग्लिश में करके देंगे, ठीक है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं, जिससे कि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद आपको।